कितनी मोहब्बत है भाग 56। अक्षत और मीरा की जिंदगी में ये बड़ा मोड़ आया था। मीरा को पाने और अपने प्यार को सही साबित करने के लिए अक्षत ने अमर की सभी शर्तें मान ली। वो जीजू और अर्जुन के साथ घर चला आया। उसका मन अब शांत था और एक उम्मीद थी कि मीरा अब उसकी है। लेकिन जीजू और अर्जुन कहीं ना कहीं घबरा रहे थे कि अक्षत इतनी जल्दी ये सब कैसे करेगा। घर आकर अक्षत राधा से मिला और उन्हें सारी बातें बताई तो राधा ने कहा, अमर इतना गिर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चों को परेशान क्यों कर रहा है? माँ वो गलत नहीं है, एक हद तक उनका सोचना सही है। जब मैं मीरा से 2 दिन दूर नहीं रह पाया तो उन्होंने तो पूरे 22 साल उनके बिना निकाले हैं। तकलीफ तो होगी ना उनको, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं उनकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा माँ। उन्होंने वादा किया है कि वो मीरा को मेरे साथ भेज देंगे, लेकिन उसके लिए मुझे उनकी वो सभी शर्तें पूरी करनी होंगी। अक्षत ने कहा। कैसी शर्तें? विजय ने कहा। अक्षत ने राधा और विजय को अमर की शर्त के बारे में बताया। विजय और राधा ने सुना तो परेशान हो गए और फिर राधा ने कहा, लेकिन ये सब करेगा कैसे? उनकी बराबरी करना आसान नहीं है, वो करोड़ों के मालिक हैं। ऐसी अजीब शर्त क्यों रखी है उन्होंने? हमारे पास इतना सब तो है कि मीरा को भविष्य में यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। विजय ने कहा। वो मुझे आजमाना चाहते हैं पापा। मुझे नहीं लगता कि ये सब उन्होंने पैसों के लिए या फिर मेरी हैसियत जानने के लिए कहा है। वो देखना चाहते हैं मैं मीरा के लिए क्या कर सकता हूँ, और मैं करूँगा पापा। मैं वो सब करूँगा जिससे मीरा मेरी हो जाए। अक्षत ने कहा। आज मुझे देखकर लग रहा है जैसे मेरा बेटा बड़ा हो गया है। विजय ने अक्षत को गले लगाते हुए कहा, पापा मैं आपका और माँ का सर कभी झुकने नहीं दूंगा। मेहनत करूंगा और उस मुकाम तक जरूर पहुंचूंगा। बस आप लोगों का साथ और आशीर्वाद चाहिए। अक्षत ने कहा। हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, विजय ने कहा। अक्षत को पहले जैसा पाकर राधा खुश थी। रात के खाने के समय सभी मौजूद थे। अक्षत की नजर सामने खाली पड़ी कुर्सी पर चली गई जहां मीरा बैठा करती थी। वो एकटक उस कुर्सी को निहारता रहा। जीजू ने देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बहुत जल्द वो हम सबके साथ होगी। अक्षत ने कहा। राधा ने सबके लिए खाना लगा दिया। सभी खाना खाने लगे। बड़ी मुश्किल से खाना अक्षत के गले से नीचे उतरा। खाना खाकर अक्षत ऊपर चला आया। चलते हुए नजर निधि के कमरे की ओर चली गई। अक्षत की आंखों के सामने मीरा का चेहरा आ गया। मीरा की कमी उसे खल रही थी। वो चुपचाप बालकनी की ओर चला आया। अंधेरा हो चुका था, ठंड बढ़ने लगी थी। अक्षत आसमान को देखते हुए मीरा के साथ बिताए पलों के बारे में सोच रहा था। ठंडी हवा का झोंका जब उसे छूकर गुजरा तो अक्षत ने अपनी आंखें मूंद ली। महसूस किया जैसे मीरा उसके पास ही है और उससे कुछ कहे जा रही है। अक्षत ने जैसे ही आंखें खोली वहां कोई नहीं था। उसकी आंखें नम हो गई। वो अपने कमरे में चला आया। कमरा व्यवस्थित था, शायद राधा ने करवाया हो सोचकर अक्षत बिस्तर पर लेट गया। उसका मन मीरा की यादों में उलझता गया और वो नींद की आगोश में चला गया। उधर मीरा जो कुछ हुआ उससे बहुत दुखी थी। उसने सोचा नहीं था उसके पापा अक्षत के सामने ऐसी शर्त रखेंगे। मीरा घुटनों में सर छुपाए बैठी रो रही थी कि सौंदर्या उसके कमरे में आई और आकर उसकी बगल में बैठ गई। मीरा को रोता देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने मीरा के सर पर अपना हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, मीरा। मीरा ने गर्दन उठाकर देखा, सामने सौंदर्या बुआ थी। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, आप यहाँ उठो। कहते हुए बुआ ने उसे उठाया और बिस्तर पर बैठने का इशारा किया। मीरा बिस्तर पर बैठी तो बुआ उसके पास बैठकर कहने लगी, तुम परेशान क्यों हो? हम सब है ना तुम्हारे साथ। हमें ये सब नहीं चाहिए, कुछ सही नहीं हो रहा है हमारे साथ। मीरा ने भर्राए गले से कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ मीरा। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हारे मन पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पर तुम हिम्मत मत हारो, मुझे पूरा यकीन है वो लड़का जरूर आएगा, बुआ ने मीरा से कहा। मीरा खामोश हो गई तो बुआ ने अपने साथ लाई खाने की प्लेट मीरा की ओर कहते हुए कहा, लो खाना खा लो।
हमें भूख नहीं है, मीरा ने कहा। अपनों से लड़ने के लिए ताकत और हिम्मत की भी तो जरूरत होती है ना मीरा। खा लो, तुम खुश रहोगी तो वहाँ अक्षत भी खुश रहेगा। मुस्कुराते हुए उसका इंतजार करो ना कि उसके जाने के गम में खुद को तकलीफ दो। खुद को तकलीफ दोगी तो दर्द उसे भी होगा। सौंदर्य ने कहा तो मीरा उसकी ओर देखने लगी। मीरा को अपनी ओर देखता पाकर उन्होंने कहा, ऐसे दुखी रहकर आधी बाजी तो तुम पहले ही हार जाओगी। जब तक अक्षत वापस आता है तुम अपने सपने पूरे कर सकती हो मीरा। ये घर, यहाँ के लोग सब तुम्हारे हैं, उन्हें जान पहचान सकती हो। तुम्हारे पापा जिन्होंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया, उनके बारे में और अच्छे से जान सकती हो। हमें नहीं जानना उनके बारे में, वो बहुत बुरे इंसान हैं, नफरत करते हैं हम उनसे। उन्होंने अक्षत जी को कितना दुख पहुंचाया है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनकी क्या गलती थी बताइए, मीरा ने रोते हुए कहा। उसकी गलती है उसका घमंड, अमर ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा तो मीरा उठकर उनके सामने आई और कहा, आप उन्हें समझ ही नहीं पाए, वो कितने अच्छे इंसान हैं आप नहीं जानते, और आप अपने पिता को नहीं समझ पाई। हमने सुना आप हमसे नफरत करती हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने उस लड़के को हमारी बराबरी करने को कहा। अमर ने सहज भाव से कहा, नहीं, हम आपसे नफरत करते हैं क्योंकि आपकी वजह से हम हमेशा अपनी माँ से दूर रहे। हम आपसे नफरत करते हैं क्योंकि राधा माँ से बदला लेने के लिए आपने अक्षत जी के साथ गलत व्यवहार किया। हम आपसे नफरत करते हैं क्योंकि अपने अहम की वजह से आपने दो प्यार करने वालों को दूर कर दिया। इसके बाद भी जब आपका मन नहीं भरा तो हमारे और उनके बीच कभी न भरने वाली पैसों की खाई खोद दी आपने। इतना सब करने के बाद आप खुद को अच्छा इंसान कैसे कह सकते हैं? मीरा ने गुस्से से कहा। हाँ, नहीं है हम अच्छे इंसान, हमने वही किया जो एक पिता करता है। आप हमारी बेटी हैं और आपको ऐसे ही किसी के साथ नहीं जाने दे सकते। अगर वो सच में आपको अपनी जिम्मेदारी समझता है तो वो जरूर वापस आएगा, अमर ने कहा। लेकिन राधा माँ की इन सब में क्या गलती थी? उन्हें क्यों परेशान किया आपने? मीरा ने कहा। हमने किसी को परेशान नहीं किया है मीरा, राधा से हमने वो मांगा जो हमारा था। उस लड़के ने सबके सामने हमारी कॉलर पकड़ी तो हमने उसे जेल भेज दिया। एक पिता होने के नाते एक अच्छे घर में आपका रिश्ता तय किया, और जब आपने उनके साथ जाने की बात कही तो हमने उन्हें जिम्मेदार बनने को कहा। अब बताइए कहाँ गलत हैं हम? अमर ने कहा। मीरा को एहसास हुआ कहीं न कहीं अमर अपनी जगह सही थे। मीरा इसके आगे कुछ नहीं बोल पाई तो अमर ने कहा, सालों पहले जो गलती हमने की वो फिर से नहीं दोहराना चाहते मीरा। उम्मीद है कभी तो आप हमें समझेंगी और उस दिन का हम इंतजार करेंगे। उस लड़के से हमने जो वादा किया है वो हम जरूर निभाएंगे, अगर वक्त पर उसने अपना कहा पूरा किया तो। रात बहुत हो चुकी है, खाना खा लीजिए। अमर वहां से चला गया। मीरा ने खाना खाया और बुआ की गोद में सर रखकर लेट गई। बुआ उसका सर सहलाते हुए उसे बीते वक्त की बातें बताने लगी, जिन्हें सुनकर मीरा को अच्छा लग रहा था। देर रात उसे नींद आ गई। बुआ जी उसे सुलाकर उसकी बगल में लेट गई। अगली सुबह अमर को सबने समझाया कि अक्षत को अपना ले, लेकिन अमर ने सबको अपना कठोर फैसला सुना दिया। घर के सभी सदस्य एक एक करके वहां से अपने अपने घरों के लिए निकल गए, पर जाने से पहले सब मीरा से मिले और उसे ढेर सारे कीमती तोहफे दिए। उन सबको अमर ने मीरा से मिलने के लिए ही बुलाया था और उन सबको वापस भी जाना था, इसीलिए मीरा ने उनसे रुकने की ज्यादा जिद नहीं की। बुआ को कुछ दिन के लिए अमर ने मीरा के खातिर वहीं रोक लिया। इतने बड़े घर में सिर्फ अमर, मीरा, बुआ और कुछ नौकर बचे थे। मीरा अब इस घर में अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करने जा रही थी। सबके जाने के बाद अपने कमरे में आई तो 4 नौकर वहां पहले से खड़े थे। एक के हाथ में कुछ जोड़े आलीशान कपड़े थे, एक के हाथ में गहनों के डिब्बे थे, एक के पास जूतों और सैंडलों का सेट था और आखिरी के पास एक बड़ा सा डिब्बा जिसमें मीरा की जरूरतों का सारा सामान था। मीरा ने उन्हें देखा तो उनमें से एक ने कहा, ये मालिक ने आपके लिए भिजवाया है, आपको कुछ और चाहिए तो बता दीजिए। ये सब सामान वापस ले जाइए और उनसे कहिए कि हमें इनकी जरूरत नहीं है।
मीरा ने सहज भाव से कहा। चारों वापस चले गए। कुछ देर बाद ही अमर वहां आया और कहा, हमने जो सामान आपके लिए भेजा उसे आपने वापस भेज दिया, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए। ये सब देकर अगर आपको लगता है आप हमारा भरोसा जीत लेंगे तो आप गलत सोचते हैं। नहीं चाहिए हमें ये ऐशो आराम की जिंदगी। मीरा ने कहा, मत लीजिए, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, अमर ने कहा और जाने लगा तो मीरा ने कहा, हमारा सामान अक्षत जी के घर में है, क्या हम वो ला सकते हैं? आप खुद नहीं जाएंगी, अमर ने कठोरता से कहा। उसकी नफरत अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी बुआ ने कमरे में आते हुए कहा, मीरा नहीं जा सकती है, मैं तो जा सकती हूँ ना, जैसा तुम्हें ठीक लगे, बस मीरा उस घर में नहीं जाएगी, कहकर अमर वहां से चला गया। बुआ मीरा के पास आई और कहा, मैं तुम्हारे ले जाऊंगी, तुम बताओ कुछ भेजना है अक्षत के लिए? हम उन्हें देखना चाहते हैं, हमारी हर सुबह की शुरुआत उन्हें देखने से होती थी। मीरा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम जानती हो अमर तुम्हें वहां नहीं जाने देगा, और कहीं तुम्हारे जाने से परेशानियां और न बढ़ जाएं। मैं चली जाती हूँ, तुम्हें कुछ कहना हो तो बता दो, मैं उसे कह दूंगी, बुआ ने प्यार से मीरा को समझाते हुए कहा। मीरा की आंखों में आंसू बहकर गालों पर आ गए। वो आज इतनी मजबूर हो चुकी थी कि अक्षत से मिलना भी नसीब नहीं हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने गले में पहना एक काला धागा निकालकर बुआ को देते हुए कहा, बुआ आप ये उन्हें दे देना। अक्षत जी खुद को लेकर बहुत लापरवाह है, ना ही वो अपने बारे में सोचते हैं और ना ही प्रार्थनाओं में उनका विश्वास है। ये धागा उनकी रक्षा करेगा, और राधा माँ से कहना कि हमें माफ कर दे। मीरा से ये सब ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। बुआ मुस्कुरा दी और उसके हाथ से धागा लेकर कहा, जिसे तुम्हारे जितना प्यार करने वाली प्रेमिका मिली हो उसे कुछ नहीं हो सकता। एक काम और कर देंगी हमारा? मीरा ने झिझकते हुए कहा। हाँ बताओ, बुआ ने कहा। आते वक्त उनकी एक तस्वीर ले आएंगी हमारे लिए? मीरा ने कहा। जरूर, बुआ ने मीरा का गाल छूकर कहा और वहां से चली गई। मीरा मन ही मन अक्षत के लिए प्रार्थना करने लगी। बुआ ड्राइवर के साथ घर से निकल गई। उधर अक्षत जब उठा तो बहुत खालीपन महसूस कर रहा था। आंखें मसलते हुए वो कमरे से बाहर आया। सुबह के 11 बज चुके थे। किसी ने उसे उठाया तक नहीं था। जैसे ही कमरे से बाहर आया, नजर अपने आप निधि के कमरे की ओर चली गई। अक्षत उदास आंखों से एकटक उस कमरे को देखता रहा। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे मीरा वहां से निकलकर आएगी। कुछ देर बाद गाड़ी की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसने पलटकर बालकनी की ओर देखा। एक आलीशान गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी है। अक्षत नीचे चला आया। नीचे हॉल में दादू और जीजू बैठकर चाय पी रहे थे। पापा और अर्जुन ऑफिस जा चुके थे। राधा किचन में थी। निधि और नीता बाहर गार्डन में थी। गाड़ी से सौंदर्य उतरी और घर के अंदर चली आई। उसे देखकर निधि और नीता उसके पास चली आई। सौंदर्य ने उनसे अक्षत के बारे में पूछा तो दोनों उन्हें लेकर अंदर चली आई। सौंदर्य जैसे ही अंदर आई, राधा और बाकी सब घर वाले उनके पास चले आए। राधा ने उन्हें नमस्ते की और कहा, आप? माँ, मैं इन्हें जानता हूँ, ये मीरा की बुआ जी हैं। अक्षत ने उन्हें देखकर कहा, अरे तो आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए बैठिए ना। राधा ने सोफे की तरफ इशारा करके कहा। सौंदर्य सोफे पर आ बैठी। दादू और जीजू को उन्होंने नमस्ते किया। राधा उसके पास आई और कहा, मैं आपके लिए चाय या कॉफी कुछ ले आती हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं दरअसल किसी जरूरी काम से यहाँ आई हूँ। राधा के चेहरे पर परेशानी के भाव झलक आए तो सौंदर्य ने आगे कहा, घबराइए मत, मैं यहाँ मीरा का सामान लेने आई हूँ। सौंदर्य ने कहा, कैसी है मीरा? राधा ने बेचैनी से कहा, अच्छी है, आप सबको बहुत याद करती है। सौंदर्य ने कहा। राधा की आंखों में नमी तैर गई तो सौंदर्य ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, दिल छोटा मत कीजिए, इस घर की अमानत उस घर में सुरक्षित है, बहुत जल्द वो इस घर में वापस आएगी। सौंदर्य की बातें सुनकर राधा के दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। उसने आंखों के किनारे पोंछते हुए कहा, हम सब उसके आने का इंतजार करेंगे। सौंदर्य ने कुछ देर सबसे बातें की और फिर अक्षत से कहा, मीरा का कमरा कहाँ है? मैं उसका सामान ले लेती हूँ।
जी आइए, अक्षत ने कहा तो सौंदर्य उठ के उसके साथ चल दी। सौंदर्य ने जानबूझकर अक्षत से कहा ताकि मीरा का संदेश उस तक पहुंचा सके। अक्षत उन्हें लेकर निधि के कमरे में आया जहां मीरा रहती थी। अक्षत ने बैठने के लिए सौंदर्य को कुर्सी दी और खुद ही मीरा का सामान पैक करने लगा। उसने सूटकेस में उसके कपड़े, किताबें, उसका जरूरी सामान रखा। कबर्ड से सारा सामान उसने पैक कर दिया। कबर्ड का ड्रॉर खोला तो उसमें घुंघरू वाली पाजेब रखी हुई थी। अक्षत ने उन्हें अपने हाथ में लिया तो उसे वो सुबह याद आ गई जब मीरा उन्हें पहनकर घूम रही थी और अक्षत ने डांट दिया था। वो एकटक उन्हें निहारता रहा तो सौंदर्य ने कहा, ये भी मीरा की है? जी हाँ, अक्षत ने उन्हें पैकेट में डालते हुए कहा और फिर उसे भी बाकी सामान के साथ सूटकेस में रख दिया। अक्षत ने सब सामान रखा, बस दीवार पर लगी मीरा की वो 3 फोटो फ्रेम जो उसने मीरा को भेजी थी वो नहीं उतारी। आखिर कुछ तो निशानी रहनी चाहिए थी इस घर में उसकी। अक्षत उन तस्वीरों को देख रहा था तो सौंदर्य उठी और उसके पास आकर कहा, अपना हाथ आगे करो। अक्षत ने अपना हाथ आगे कर दिया तो सौंदर्य ने मीरा का दिया धागा अक्षत की कलाई पर बांधना शुरू कर दिया और बांधकर कहा, ये मीरा ने मुझसे तुम्हें देने को कहा था। उसका मानना है ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। सौंदर्य की बातें सुनकर अक्षत की आंखों में नमी उतर आई। उसने भीगी आंखों से सौंदर्य की ओर देखा तो उन्होंने उसके गाल को छूकर कहा, वो इन धागों में बहुत यकीन रखती है और तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करती है। अक्षत ने चेहरा घुमा लिया। सौंदर्य के सामने वो रोना नहीं चाहता था। अक्षत को देखकर एक पल के लिए उसका भी दिल पसीज गया। उसने आंखों के किनारे साफ करते हुए कहा, दोनों के दोनों पागल हैं, खुद भी रोते हो और सामने वाले को भी रुला देते हो। अच्छा सुनो, मीरा को तुम्हारी एक तस्वीर चाहिए और हमें देर हो रही है, सूटकेस भारी होगा, प्लीज इसे नीचे तक पहुंचा दो। अक्षत ने अपने आंसू पोंछे और कहा, चलिए। दोनों मीरा के सामान के साथ नीचे चले आए। तब तक राधा सौंदर्य के लिए नाश्ता लगा चुकी थी। राधा और बाकी घर वालों के जिद करने के बाद सौंदर्य ने नाश्ता किया। राधा ने मीरा के लिए अपने हाथों से बने लड्डू और नमकीन डिब्बे में रखकर सौंदर्य को थमा दिए। सभी उसे गेट तक छोड़ने बाहर आए। सौंदर्य चली गई। अक्षत अंदर चला आया और उदास सा आकर सोफे पर बैठ गया। जीजू उसके पास आकर बैठे और कहा, चेहरा क्यों उतरा है? ऐसे ही। अक्षत ने बात को टालना चाहा। चलो, जीजू ने कहा। कहाँ? अक्षत ने हैरानी से कहा। मीरा से मिलने? जीजू ने उठते हुए कहा। अक्षत ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें वापस बैठाते हुए कहा, भूल गए उसके पापा ने क्या कहा था? अगर मैं उससे मिला तो कहीं ये परेशानियां और न बढ़ जाएं। इतनी फिक्र है तुम्हें उसकी? जीजू ने ताना मारते हुए कहा। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? खुद से भी ज्यादा फिक्र है मुझे मीरा की। अक्षत ने कहा। अच्छा तो सोचो, अगर मीरा यहाँ होती और तुम्हें इस हाल में देखती तो क्या उसे अच्छा लगता? नहीं ना। देख आशु, उसके पापा को तू चैलेंज करके आ चुका है, पर जब ऐसे मर कर ही उस चैलेंज को पूरा करना है तो क्या फायदा? जैसे तुमने सबके सामने मीरा को अपना कहा है, वैसे ही अब उसके पापा का दिल जीत, तब आएगा मजा, पर ये सड़ी हुई शक्ल लेकर नहीं, जीजू ने कहा। अक्षत मुस्कुराने लगा। वो समझ गया था कि वो क्या बोल रहे हैं। अक्षत उठा और जैसे ही जाने लगा, रघु बाहर से आया और एक लिफाफा अक्षत को देकर कहा, अक्षत बाबा, ये आपके लिए आया है। अक्षत ने लिफाफा खोलकर देखा तो उसकी खुशी चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने वो लेटर जीजू की ओर बढ़ा दिया। जीजू ने जैसे ही लेटर देखा, खुशी से उछल पड़े और कहा, आशु, ये तो तेरे एंट्रेंस का रिजल्ट है, तूने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। अक्षत ने खुशी से कहा। उसकी आंखों के सामने मीरा का चेहरा ही आ रहा था। वो ये खबर सुनती तो कितनी खुश होती। जीजू ने उसे गले लगाया और बधाई देते हुए कहा, सब तेरी मेहनत का फल है। अक्षत ने अपना हाथ उठाया और कलाई पर बंधे उस धागे को देखते हुए कहा, कुछ असर उनकी प्रार्थनाओं का भी है जीजू। सौंदर्य घर पहुंची। उसने मीरा का सामान उसके कमरे में रखा और चहकते हुए कहा, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ खास है। क्या? मीरा ने कहा, तुम्हारी राधा माँ के हाथ के बने लड्डू।
सौंदर्य ने लड्डू का डिब्बा आगे करते हुए कहा। मीरा डिब्बा लेकर अपनी नाक के पास लाई। वही महक थी। इस घर में आने के बाद पहली बार उसके होठों पर सौंदर्य ने मुस्कुराहट देखी थी। उसे मुस्कुराता देखकर उन्होंने कहा, मुस्कुराते हुए कितनी प्यारी लगती हो तुम। मीरा ने उनकी ओर देखा और कहा, ये हमारे लिए है। हाँ, सब तुम्हारे लिए है, तुम रख लो, सौंदर्य ने कहा। अगले ही पल अमर कमरे में दाखिल हुआ। उसने मीरा के हाथ में लड्डुओं का डिब्बा देखा तो उन्होंने सौंदर्य से कहा, उस घर का बना कोई भी सामान इस घर में लाना मना है। मीरा ये सब नहीं खाएगी, उठाकर बाहर फेंक दो इन्हें। मीरा ने उनकी बात सुनी तो उसमें से एक लड्डू उठाया और अमर को देखते हुए खाने लगी। अमर कुछ नहीं कर पाया, बस मीरा को देखता रहा। बाहर से गुजरते हुए फकीर के गाने की आवाज उन तीनों के कानों में पड़ रही थी। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले। यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी। अब आगे क्या होगा दोस्तों? मीरा और अक्षत की इस प्रेम कहानी को पूरा जानना है तो बने रहिए मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।